स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग में खेले गए सिडनी थंडर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच एक बहुत ही रोमांचक मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा काम, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और सिडनी सिक्सर्स जिस तरीके से उसने अपना पहला मैच जीता था वो ब्रिस्बेन हिट्स के खिलाफ, वो एक बड़ा शानदार मैच था। उसमें आपकी गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सिडनी सिक्सर्स की तरफ से गार्डनर ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी, और उसमें जब गेंदबाजी की मैं अहम चर्चा करना चाहूंगा, उसमें उस मैच में भी ये गेंदबाजी का जो एक पूरा दारोमदार था, जिस तरीके से एस कर्टन ने उस मैच में बल्लेबाजी की थी और कैट पीटरसन ने उस मैच में बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट ली थी। और वही प्रदर्शन कैट पीटरसन ने इस मैच में सिडनी थंडर्स के खिलाफ भी यूज किया, जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने उस मैच में की थी। और सोफिया स्कर्टन उस मैच में 1 विकेट और 40 प्लस का स्कोर था। नेल बैटिंग मैच था जिसमें सिडनी सिक्सर्स ने ब्रिस्बेन हिट्स की तकरीबन मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से ब्रिस्बेन हिट को निस्तनाबूद कर दिया था। यहाँ पर सिडनी थंडर्स ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया और कुछ हद तक फैसला सही साबित हुआ जब आपका सुजी बैट्स और एशले हैली बिना कोई विकेट रन बनाए अपनी विकेट गंवा बैठी, और दोनों ही विकेट सैमी जे जोन्स और सैम बैट्स न्यूजीलैंड में मैंने उनको खेलते हुए देखा है। न्यूजीलैंड और सुपर स्मैश में उनकी ज्यादा मैंने भागीदारी देखी है। और ये क्या इस तरीके के गेंदबाज हैं कि जिनका औसतन प्रदर्शन में अगर आपसे बात करूं, पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस पे तो उतना काउंटेबल नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन करती है आई थिंक पर सेकंड मैच इनकी एवरेज अगर परफॉर्मेंस देखी जाए ना, तो स्पेशली T20 में 2 विकेटों का वो जो एक कॉलम है ना विकेटों का, उसमें 2 विकेट जरूर रहती है। और ये खासियत है सैम बैट्स की, इस तरीके से वो गेंदबाजी करती है। इस मैच में उन्होंने शुरुआती एशले हिली की 2 विकेट 2 रन पे निकाली। पहली ने इसमें बल्लेबाजी अच्छी की, 45 रन 30 गेंदों में बनाया, और जिस तरीके का वो डोमिनेटिंग पोजीशन उन्होंने दिखाया था। एशले पैरी सबसे पहली बात, शी इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एवर हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेटर। सबसे पहले मैं उनकी खूबसूरती का बहुत बड़ा कारण है, और उसके बाद जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करती हैं, जिस तरीके का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वो देती हैं, और वो ऑस्ट्रेलियन T20 और ओडीआई मैचेस के लिए कैप्टनशिप कर चुकी है। हालिया स्तरों में उनकी कैप्टनसी अब उनके पास नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी प्लेयर है। उनका चलना टीम में होना ही बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, और 45 का स्कोर आज उन्होंने किया। और गार्डनर भी एशले पेरी की तरह ही वही रुआब और रुतबा रखती हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में काफी लंबा समय बिता चुकी है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही फॉर्मेट्स में, दोनों ही फील्ड में इनका कोई सानी नहीं है। जिस तरीके से 85 रन की पारी खेली इन दोनों बल्लेबाजों ने, और एक पार्टनरशिप जो बिल्ड की है 125 रन के आसपास, क्योंकि 178 रन बनाए सिडनी सिक्सर ने, उसके बाद बोल्टन और 44 रन। तो पूरी तरीके से सिडनी थंडर्स ने जो एक टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। शुरुआती 2 विकेट सूजी बैट्स और हिली की विकेट जिस समय निकली, उस समय ऐसा लग रहा था कि बहुत शानदार फैसला था, बहुत शानदार डिसीजन लिया। लेकिन एशले पेरी और गार्डनर ने उसके बाद से जब मोर्चा संभाला और जिस तरीके से पारी को आगे बढ़ाया, देखिए अगर पेरी की बात करें 30 गेंदों में 45 रन आक्रामकता दिखाई है, और उसके बाद से गार्डनर ने 48 गेंदों में 85 रन, तकरीबन 200 की औसत से रन बनाया। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना भयावह, मैं ये जो शब्द यूज कर रहा हूँ आई थिंक ये डरावना शब्द है, लेकिन इसी तरीके की बल्लेबाजी आपकी गार्डनर ने करी है कि वो बिल्कुल सिडनी थंडर्स एक तरह से हक्का बक्का रह गया। उसकी टीम का हर एक प्लेयर बिल्कुल भी हर एक गेंद पे, जब आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, तो अमूमन आप कल्पना कर सकते हो कि आपने कितनी विस्फोटक बल्लेबाजी की है गार्डनर ने। तो इसका अनुमान लगाना ही बड़ा कठिन होगा, क्योंकि उस तरीके का, और उसके बाद जब शुरुआती 2 विकेटें बहुत जल्दी निकल गई हो, तो पूरा पूरा श्रेय मैं दूंगा गार्डनर और एशले पेरी की बल्लेबाजी को, जो उन्होंने 178 का टारगेट रन किया, 179 का टारगेट सिडनी थंडर्स के लिए उन्होंने रखा। उसके बाद से बाकी बचा हुआ कसर बोल्टन ने 15 गेंदों में 24 रन बना के किया। सैम बैट्स 3 विकेट निकाली उन्होंने, स्केलेटन की विकेट निकाली, उसके बाद से हेली की विकेट उन्होंने निकाली और गार्डनर की विकेट निकाली। तो समय समय में विकेट आई थिंक जब शुरुआती 2 विकेटों के बाद, उसके बाद तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि
12 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरी और ये एक लेखा जोखा इस आंकड़े से भी कह सकता हूँ कि दोनों ही बल्लेबाजों ने, पैरी और गार्डनर ने तकरीबन इतनी ही गेंदें खेली, 78 गेंदें दोनों ने आपस में शेयर की है। तो 13 ओवर तकरीबन बनते हैं, तो 14 ओवर तक का ये मैच विदाउट अ विकेट गया, क्योंकि शुरुआती विकेट हेली 7 गेंद खेल के आउट हुई है और 6 गेंद 2 ओवर के अंतराल में दोनों विकेट गिर चुकी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकता है कि 2 ओवर के बाद सीधी जो विकेट 15 या 16 ओवर में विकेट गिरी है इनकी, तो वहां से फिर वो पुल अप करना, बाउंस बैक करना थंडर्स के लिए इतना इजी नहीं था। और गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, थंडर्स की गेंदबाजी के सैमी जोन्स 4 ओवर में 33 रन 1 विकेट, सैम बैट्स 4 ओवर में 21 रन 3 विकेट और इकलौती गेंदबाज ये रही है जिन्होंने थोड़ा बहुत अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है और सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज पर, स्पेशली गार्डनर पे मैं कहूंगा, क्योंकि बोल्टन ने तो आखिरी में जो बल्लेबाजी की वो काफी शानदार रही। वार्नर का 4 ओवर में 47 रन 1 विकेट, लॉरेंस स्मिथ 3 ओवर में 33 रन 1 विकेट और डार्लिंगटन 4 ओवर में 34 रन 1 विकेट, तारम को 1 ओवर में 9 रन, कोई विकेट नहीं। और तारम की गेंदबाजी ये साउथ अफ्रीकन टीम के लिए खेलती है और अब ये एज ए ऑलराउंडर परफॉर्म कर रही साउथ अफ्रीका टीम में। तो अगर इनको ये पहले मौका, जैसे 1 ओवर में 9 रन दिए, आई थिंक एक बार और यूज कर लिया जाना चाहिए था, 1 ओवर और दे सकते थे। देखिए जब स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो ना, उस समय आपको हर एक वो चीज ट्राई करनी चाहिए जो पॉसिबल हो सकता है, यानी हर एक वो तीर चलाना चाहिए जो आपके तरकश में है। ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास ये 5 गेंदबाज हैं और मैं इनसे ही ट्राई करूंगा। कुछ अलग हटके करने की जरूरत है और वही एक बेहतर कप्तान है कि आप एक अलग हटके फैसला ले पाते हो, बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन जो फैसला आप ले पाते हो। आपके टीम मेट्स ने, स्टैटिक्स ने क्या आपको बताया है, क्या एक रणनीति बताई है, उस जब उस रणनीति उस स्टैटिक्स पे काम नहीं चल पा रहा, तो कुछ हटकर लीड फ्रॉम द फ्रंट से करना होता है और ब्रेव डिसीजन लेना पड़ता है। हो सकता था कि तारन का दूसरा ओवर भी, ये पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में हो सकता है 20-22 रन आते, लेकिन वो ओवर अगर वो 10 ओवर के बिटवीन होता, 10 से 12 ओवर के बीच में, तो स्थिति हो सकता है। और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचने में क्या क्या जाता है। मैं अपने अक्सर वीडियोस में उन कमियों को निकालने की कोशिश करता हूँ जो आई थिंक जिनके ऊपर सुधार हो सकता था। कुछ ऐसी चीजें जो आई थिंक जिसे हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं भेड़ चाल है, कि जैसा आगे वाला भेड़ चल रहा, पीछे की सारी भेड़ें उसी की तरफ चल पाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप, आपके हाथ में कमान दी गई है, आप उन बाकी 10 खिलाड़ियों के ऊपर लीडरशिप कर रहे हो, तो आपको उस तरीके के डिसीजन लेने की स्वतंत्रता है और आप कुछ हटके कर सकते हो। तभी आप एक बेहतर कप्तान हो और एक बेहतर नजरिए से टीम को देखते हो, सामने वाले विपक्षी टीम को और खिलाड़ियों को कितना आपने जज कर रखा, उनके ऊपर कितना एनालिसिस कर रखा है, ये आपकी काबिलियत को दर्शाएगा। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कप्तान को जरूर थोड़ा सा हटके माइंडसेट अलग बनाना चाहिए। अब मैं इसके लिए आपको एमएस धोनी, स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी उनकी मुखालफत नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे स्थिति उन्होंने अपने अंदर, शुरू में ये था कि धोनी जस्ट मेड फॉर लक, कि लक है तो धोनी है, लेकिन उन्होंने फिर उस चीज को, जो उनका लक था, गुड लक था, वो इस चीज को बहुत जल्दी भाग गए कि उनके द्वारा लिए गए डिसीजन 99.9% करेक्ट होते हैं, तो क्यों ना उसे इम्प्लीमेंट करके देखा जाए। और उसके बाद से ना हर एक वो डिसीजन जो किसी की बुक में नहीं है, किसी ने उन्हें सिखाया नहीं है, कोई बता नहीं सकता, वो हट के डिसीजन लेते थे, क्योंकि वो फॉर्च्यून फॉर द फेवर द ब्रेव, ये कहावत है कि बहादुरों का साथ ही, भाग्य बहादुरों का ही साथ देती है। तो आप उस तरीके का फैसले लीजिए कि फॉर्च्यून खुद आपका फेवर करे। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग टू, अगर आप कैप्टन है तो आपको जरूर ब्रेव होना चाहिए, जरूर कुछ अलग हटके करने की जरूरत है। 178 रन के टारगेट का पीछा करना है जब सिडनी थंडर्स उतरी इस मैच में, तो टैमियो बमोंट और लिचफील्ड शुरुआती पार्टनरशिप, आई थिंक जिस तरीके से 70 to 80 रन की पार्टनरशिप विदाउट अ विकेट, और उस समय ऐसा लग रहा था बिना किसी आई थिंक ज्यादा दिक्कतों के ये सिडनी थंडर से मैच इजीली जीत सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप जब 80 रन के आसपास हो रही है तो, और देखिए 32 गेंदों में 51 और 21 गेंदों में 30 रन, तकरीबन 50 गेंदों में 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप, और इसी इसी रन रेट से आपको रन चाहिए थे 108 से 9, और आपने शुरुआती तकरीबन 10 ओवर में अगर 8 साढ़े 8 की एवरेज से रन बना रहे हो, तो एंड में जाके उसको पुल करना बहुत इजी था, उसको बहुत इजीली टास्क किया जा सकता था, टास्क को अचीव किया जा सकता था। लेकिन
एक बेहतर कप्तान की बात कर रहा था मैं, और उसमें एक बेहतर कप्तान जब एक खिलाड़ी पे भरोसा करता है, कैट पीटरसन, जिसकी बात पिछले मैच में भी की थी, और इस मैच में 3 विकेट निकाली। सोफिया स्केलेटन, जो आई थिंक स्पिन कैटेगरी में वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स में शुमार होती हैं, 2 विकेट उन्होंने निकाली। जब ये पार्टनरशिप बर्मोंट और लिचफील्ड के बीच चल रही थी, उस समय 1 विकेट, और उस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए स्केलेटन और गार्डनर को 1-1 विकेट मिले, लेकिन उसके बाद से कैट पीटरसन ने फिर पीछे मुड़ के ना तो अपनी टीम को देखने दिया, ना खुद देखा, और जो वो एक बेस था जो दोनों ओपनर्स ने बनाया था, उसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद किया। वो ये दर्शाया कि अच्छी पार्टनरशिप बनने के बाद शुरुआती ओवरों में वो रन रेट प्राप्त करने के बाद भी मैच जीता जा सकता है। वहां से भी अपनी टीम को, जब आप बिल्कुल हाशिए पे हो, आपके पास अचीव करने के लिए कुछ नहीं बचा, तब आप पूरी स्ट्रेंथ से जाओ और फिर वहां से अपने आप को विनर बनाओ। ये चीज ये दिखा सिडनी सिक्सर्स के उसमें, क्योंकि जो पार्टनरशिप सिडनी थंडर्स ने की थी 80 प्लस का स्कोर, उसके बाद से बाउंस बैक करना बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं कहूंगा कैप्टन की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कैप्टन इस पूरे पूरे मैच में किस तरीके की रणनीति अपनाता है और किस तरीके से वो ये आई थिंक सोच के चलता है कि मुझे किस तरीके से पूरे सिनारियो को हैंडल करना है। एशले पेरिस में नंबर 1 रही। मैं आपको बता रहा था कि एशले पेरी बेहतरीन ऑलराउंडर और ऑस्ट्रेलियन टीम में अपना मुकाम रखती है। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस खुद को देती है और अपनी टीम से निकलवाती है, ये एक कहीं ना कहीं माइंडसेट है ये। और ये ना कैप्टनसी हर किसी के बस की बात नहीं है, ये इनबिल्ड होता है। ये आई थिंक आपको जज करना पड़ता है कि वाकई में आप उस पैटर्न के हिसाब से जज कर पा रहे हो नहीं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ये चीज कैप्टनसी गुण जो होता है, एक किस लीडरशिप, आई थिंक दैट्स सम यूनिक, कुछ चुनिंदा ही बंदे होते हैं जो बेहतरीन लीडरशिप का नुमाइंदगी पेश करते हैं। उसमें से एशले पेरी स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट में एक अपना मुकाम रखती है। गेंदबाजी की और सिक्सर्स की बात करें, चैटली 4 ओवर में 33 1 विकेट, गार्डनर 4 ओवर में 28 रन 1 विकेट, एशले पेरी 3 ओवर में 28 रन। देखिए खुद भी उन्होंने 3 ओवर किया, लेकिन स्थिति को भांपने में उन्होंने जरा भी कोताही नहीं बरती, ना देरी की। उसके बाद कैट पीटरसन 4 ओवर में 27 रन 3 विकेट, सोफिया स्केलेटन 4 ओवर में 28 2 विकेट, और गैनफोर्ड को 1 ओवर में 11। तो जो मैं बात किया था कि आप किस तरीके से नजरिए को देखते हैं, सिचुएशन को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, ये मायने रखता है। और ये एशले पेरी ने बहुत शानदार तरीके से किया। सबसे पहले अपने बल्ले शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद, और ऑस्ट्रेलियन टीम में ना, ऑस्ट्रेलियन ब्लड में ये चीज है, वो मायने नहीं रखता कि आप मेंस क्रिकेट में है वो चीज या वुमेन्स क्रिकेट में। आप देखिए शुरुआती 2 विकेट 2 ओवर में गिरने वाला, और एक ना अच्छी खिलाड़ी आपकी बढ़िया खिलाड़ी हिली और बैट्स की विकेट गिरी, मामूली विकेट नहीं है, काफी ज्यादा दमखम है खिलाड़ी का। उसके बाद आप इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद से 12 ओवर तक आपने विकेट नहीं गिरने दी, एक बल्लेबाज ने 200 के स्ट्राइक से रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन ब्लड है जो इस तरीके का काम कर सकता है। अमूमन और कंट्रीज के प्लेयर्स में आई थिंक मैं उनकी एबिलिटी और उनकी योग्यता पे मन शंका जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आप खुद ये देखिए, चाहे वो मेंस टीम है ऑस्ट्रेलिया की, चाहे वुमेन्स टीम, वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। वो हमेशा उस जगह से स्टार्ट करते हैं जहां से वो हम सब बाकी टीमें जहां फिनिश करती हैं। आपने ऑस्ट्रेलियन टीम में देखा होगा कि जो डेब्यू करते हैं ऑलमोस्ट 30 प्लस होते हैं, तो इतना परिपक्व होके वो आते हैं कि उन्हें उसके बाद से वो चीजें बस बस उन्हें निकालना होता है। उनके अंदर इतना कुछ भरा होता है कि उसे बस ऑन द पेपर शो करना होता है। इसी तरीके की, क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड वर्क कर लिया होता है पहले। तो ये चीजें अभी तक का जो दिख रहा, ये ऑस्ट्रेलियन टीम ही कर सकती है, और एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ही इस तरीके का जज्बे को दिखा सकता है। सिडनी सिक्सर्स और थंडर, अगर उनकी एनालिसिस बाय द प्लेयर के द्वारा की जाए कि किस प्लेयर में आपको अनुपातों में बांटा जाए, तो दोनों टीमें सेम है। दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है एक जैसी ही है, लेकिन वहां से लीडरशिप क्वालिटी एक दूसरे को अलग करती है। एशले पेरी जो सिडनी सिक्सर्स की कैप्टन रही है, और सिडनी थंडर्स की कैप्टन रिचर्ड हैंस की बल्लेबाजी भी नजर नहीं है। और रिचर्ड हैंस जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती है ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रही है दोनों टीमें, एशले पेरी ऑस्ट्रेलिया और रिचर्ड हैंस भी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दोनों में कितनी समानता है ये देखना होगा। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू कितना अलग अलग है। एक बियॉन्ड द सिचुएशन सोच रही है, और एक
जस्ट बेसिक्स फॉलो कर रही है कि ये गेंदबाजी के मेरे पास ये ऑप्शंस है और इसके साथ-साथ मुझे जाना है। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि कैप्टेंसी जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन कैन बी टेक द चार्ज, इस तरीके का नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि आप जो एक टीम में बेहतर खेल रहा है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो बल्लेबाज है, और बोर्ड ऑफ मेंबर्स उसी को सिलेक्ट करते हैं एज ए कैप्टन, क्योंकि वो नुमाइंदगी अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन क्या वाकई में उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये देखना बहुत जरूरी है। आई थिंक बोर्ड ऑफ मेंबर को और सेलेक्टर्स को ये चीजें ऑब्जर्व करनी, जैसे वो बैठ के पेवेलियन में मैच देखते हैं ना किसी न्यू कमर का, कि भाई इसको हम सेलेक्ट करें कि नहीं, और फिर वो 4 बाउंड्रीज लगाने के बाद वो जज कर लेते हैं। दैट्स आई थिंक दैट द गाय डिड समथिंग बेस्ट, शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा, जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।